तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 13 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज भैया साइंस के बहुत सारे प्रश्न मिल गए हैं, लगभग 8-9 प्रश्न साइंस के मिल गए हैं, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ साइंस किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए स्टेशन कोड लगातार पूछा जा रहा है, तो जिन लोगों ने नोट्स लिया है हमसे उनके पास में स्टेशन कोड की पीडीएफ गई होगी, अच्छे से पढ़ लो। 50 स्टेशन कोड हमने लिख करके दिए हैं मेरे भाई, और उसी में से सारे प्रश्न अभी तक आए हैं और आगे भी उसी में से आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाला सारा एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। चलिए सबसे पहले बता देते हैं जिन लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं। पहला नंबर है संयोगिता गुप्ता जी, 82 नंबर इनके आए हैं। उसके बाद में सुमित सिंह जी, 79 नंबर इनके आए हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साइंस से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अगर उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? भैया दर्पण और प्रतिबिंब से 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। ऐसा क्यों होता है वो आइए आपको बता देते हैं। तो जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और अत्यंत छोटा, लगभग बिंदु के आकार का बनता है। तो ध्यान रखना, फोकस पर यह प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्थान हो गया फोकस, और प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रकृति भी आगे आपसे पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों का आगे एग्जाम होने वाला है, यानी जिन लोगों का एग्जाम बचा है, उन लोगों के पास में अभी मौका है, क्योंकि हमारे पीडीएफ से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल रहा है। स्टेशन कोड वाले पीडीएफ से हर दिन प्रश्न देखने को मिल रहा है, बांधों से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं, अभी मौका है आपके पास में, अभी भी आप ले सकते हैं। एमपी पुलिस कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स कांस्टेबल के लिए, एएसआई के लिए, एलडीसी के लिए और एमपीएसआई के लिए। नोट्स की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे प्रदीप पाठक जी 87 नंबर इनके आए हैं। ठीक है, आज सुबह इन्होंने काफी सारे प्रश्न भेजे थे। इसके अलावा अरविंद जी के 83 नंबर आए हैं, मात्र 6 दिन उन्होंने पढ़ा था। राज शर्मा जी के 4 दिन पढ़ने के बाद में 74 नंबर आए थे। ठीक है, और एक और भैया उनके 82 नंबर आए थे, महार जी, जिन्होंने कल अपने जो है क्वेश्चंस भेजे थे, है ना। तो आप भी अपने नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं। अभी आप ले सकते हैं एमपी पुलिस के सुपर सिलेक्शन नोट्स। क्या क्या मिलेगा? तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे। थ्योरी रहेगी, वन लाइनर रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। डेली एग्जाम एनालिसिस की जितनी भी अब तक एनालिसिस कराए हैं उन सब की पीडीएफ भी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ये नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर हम जो है डेली एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भेजते हैं। आगे की सारी स्पेशल पीडीएफ उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपका एमपीएसआई का एग्जाम लगा हुआ है, जो ये भर्ती बहुत दिनों के बाद में आ रही है और आगे भी बहुत दिनों के बाद में आएगी, तो भी आपके पास में मौका है। एमपीएसआई के सभी 9-10 सब्जेक्ट जितने भी हैं, इन सब के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं। तो इनको आप ले सकते हैं। कैसे लेना है इसको? तो बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स चाहिए, एएसआई एलडीसी के नोट्स चाहिए, तो मात्र 179 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपीएसआई के नोट्स चाहिए, मात्र 199 का पेमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो आपको मात्र 300 रुपए का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, सारे एमसीक्यू, सारे वन लाइनर, सारी मैराथन एक साथ में सेंड कर दी जाएगी और आपको एमपी पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधों से, इलेक्ट्रिसिटी से, साइंस से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दर्पण वर्पण के सब स्टैटिक जीके के भी प्रश्न अपने नोट्स से देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो साइंस का अगला प्रश्न है, देखो कंडीशन बना करके दिया है, अगर मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर लेंस को घुमा करके पूछा गया है। देखो, तो उत्तल लेंस का हम उपयोग करते हैं। कैसे? देखिए, जब मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो यह दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है, जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा, तो दूरदृष्टि दोष होगा, और इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अवसरित करके रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति दूर की वस्तुओं के साथ साथ पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो देखो, अगर प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? रेटिना के पीछे, तो ये आपका दूरदृष्टि दोष होगा, हाइपरमेट्रोपिया इसको इंग्लिश में कहते हैं। लक्षण देख लीजिए, व्यक्ति दूर की वस्तुओं तो साफ देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं देख सकता है। समाधान क्या है? तो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। लेंस और दर्पण से अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं, तो हर दिन का एग्जाम एनालिसिस आपको देखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर से लेंस से पूछा है।
अगर व्यक्ति दूर की चीज़ें देख रहा है तो सिलियरी मांसपेशी में क्या परिवर्तन होगा? तो जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं वो शिथिल यानी कि रिलैक्स हो जाती हैं अगर व्यक्ति दूर की चीज़ों को देख रहा है। कैसे? आइए देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु देखता है तो जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं वो शिथिल यानी कि रिलैक्स हो जाती हैं और जो उत्तल लेंस है वो पतला हो जाता है। तो लेंस और सिलियरी मांसपेशियाँ दोनों के बारे में पूछा गया है। तो लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा और मांसपेशियाँ कैसी हो जाएंगी? एकदम रिलैक्स हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित हो जाता है। सिलियरी मांसपेशियों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ये मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं जिससे लेंस की वक्रता कम हो जाती है। उत्तल लेंस पर क्या असर पड़ता है? तो लेंस पतला हो जाता है और खिंच जाता है जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, फिर से साइंस का प्रश्न है कि एक धारावाही चालक में धारा बह रही है, धारा बहने के दौरान केंद्र पर विद्युत चुंबकत्व कितना होगा, ये पूछा गया है। यानी एक धारावाही चालक है, धारावाही चालक इस तरह का होता है ना, तो इसमें अगर धारा बह रही है तो बताइए कि जो केंद्र है उस पर कितनी, मतलब किस हिसाब से धारा रहेगी, अधिकतम रहेगी, न्यूनतम रहेगी? तो सही आंसर होगा धारा जो केंद्र पर होगी वो अधिकतम होगी। तो एक धारावाही चालक के केंद्र पर विद्युत चुंबकत्व जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अधिकतम होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति मूल बिंदु से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है और केंद्र की लूप का सबसे निकटतम बिंदु होता है। केंद्र जो है वो लूप के सबसे नजदीक होता है, इस वजह से वहां पर विद्युत चुंबकत्व जो है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साइंस से ही है, ओजोन परत से पूछा गया है। ओजोन परत के कार्य पूछे गए थे, कंडीशन बना करके दिया था कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली परत कौन सी होती है, तो वो आपकी ओजोन परत है। कल इसकी ऊंचाई, उसका क्या नाम है, डॉप्सन के बारे में पूछा गया था कि कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, जिन लोगों ने पीडीएफ ली है उनके पास में कल वाले नोट्स, ये आपका एनालिसिस की पीडीएफ पहुंच गई होगी, उसमें भी आप लोग देख लेना। तो देखो ओजोन परत के क्या कार्य है, तो पराबैंगनी यानी कि यूवी किरणों को यह अवशोषित करती है। देखिए ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यह एक अदृश्य ढाल की तरह काम करती है जो 97 से 99% पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है, जिससे डीएनए को नुकसान और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। 20 से 22 प्रश्न आज अपने पास में हैं, साइंस के, जीके, जीएस के काफ़ी सारे प्रश्न हैं, मैथ के काफ़ी सारे प्रश्न हैं, रीजनिंग के काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगला देखो, हानिकारक यूवी विकिरण को रोकती है, ये तो अभी हमने आपको बता दिया। इसको रोकने से क्या होता है, तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान होने से बच जाता है। ठीक है, और ये पृथ्वी में क्या है, जीवन रक्षक की तरह कार्य करती है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, जो पौधों, जानवरों और मनुष्यों को इन हानिकारक किरणों से होने वाले जो शारीरिक प्रभाव होते हैं उससे बचाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पराबैंगनी किरणों और ओजोन परत, सूर्य से आने वाली किरणें, इन सब के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगला प्रश्न देखिए, साइंस से ही पूछा गया है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर कौन सा हार्मोन प्रतिक्रिया करता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो इंसुलिन हार्मोन प्रतिक्रिया करेगा। कैसे करेगा, आइए देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर इंसुलिन नामक हार्मोन प्रतिक्रिया करता है। यह अग्नाशय यानी पैंक्रियाज द्वारा स्त्रावित होता है और ग्लूकोज को रक्त प्रवाह से शरीर की कोशिकाओं में भेजता है ताकि ऊर्जा के लिए उसका उपयोग किया जा सके। आपने देखा भी होगा, जिन लोगों को डायबिटीज होता है वो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं ना, तो यही वजह है। देखो, इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है और जब रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता है तो यह इसे नियंत्रित करने के लिए जारी होता है। यानी कि जब डायबिटीज वाले पेशेंट को जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन निकलता है। अगर जिसका इंसुलिन खराब होता है, यानी कि जो अगर इंसुलिन नहीं निकल पा रहा है तो बाहर से इंसुलिन लेता है। यह हार्मोन रक्तस्राव से ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है, जहाँ इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में होता है। यदि पर्याप्त इंसुलिन ना हो तो ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाएगा और रक्त में जमा हो जाएगा, जिससे उच्च रक्त शर्करा, यानी कि कहते नहीं भाई उनकी डायबिटीज बहुत बढ़ गई है, 400 पहुंच गई है, इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि इंसुलिन नहीं निकल पाता। ठीक है, तो बेसिकली प्रतिक्रिया कौन करता है, तो इंसुलिन प्रतिक्रिया करता है। अगला देखिए, चलो एक प्रश्न यहाँ पर बीच में स्टैटिक का आ गया, इसके बाद फिर साइंस है। 1984 में किस मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था। ऑप्शन में महाबलीपुरम का मंदिर दिया गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, महाबलीपुरम के मंदिरों को 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। अपने स्टैटिक जीके की पीडीएफ से सीधे सीधे पूछा गया है। ठीक है, यह स्मारकों का एक समूह है जिसमें 7वीं 8वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के द्वारा पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर, रथ और गुफाएं शामिल है। तो देखो, यूनेस्को में शामिल होने का वर्ष कौन सा हो गया, 1984 हो गया। महाबलीपुरम के समूह हैं, 7वीं 8वीं शताब्दी में बने हैं, प्रमुख रचना रथ के आकार के मंदिर हैं, मंडप है, गुफाएं हैं। निर्माता कौन है, तो पल्लव राजवंश के द्वारा इसको बनवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए अगला देखिए, साइंस का अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो आज आपसे अभिक्रिया भी पूछी गई, तो अभिक्रिया भी अपन को मिल गई है। सल्फ्यूरस अम्ल यानी कि H2SO3 बनता है जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ में क्रिया करता है। देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल के साथ में क्रिया करता है तो सल्फ्यूरस अम्ल यानी कि H2SO3 बनता है। यह एक अम्लीय घोल होता है और इसका निर्माण वायुमंडल में अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का एक कारण बनता है। ठीक है, तो एसिड रेन जो है वो इसी की वजह से होती है। चलिए रासायनिक समीकरण भी इसका देख लीजिए। तो ये SO2 है, SO2 की हम क्रिया कराएंगे H2O के साथ में यानी जल के साथ में, तो H2SO3 हमको मिलेगा। ठीक है भाई, यह एक कमजोर अम्ल है। सल्फ्यूरस अम्ल जो है वो एक कमजोर अम्ल है जो पानी में घुल जाता है और एसिड रेन में यही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में क्या भूमिका है, तो यह अम्ल वायुमंडल में जलवाष्प के साथ में प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल भी बना सकता है जो अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान प्रदान करता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न एक और आगे आपका साइंस से ही पूछा गया है, मानव प्राणी संभोग क्यों करते हैं। तो ऑप्शन दिया गया था प्रजनन के लिए और बहुत सारे ऑप्शन थे। सही आंसर होगा मानव प्राणी संभोग प्रजनन के लिए करते हैं। तो देखिए, मानव प्राणी कई कारणों से संभोग करते हैं जिसमें प्रजनन और भावनात्मक जुड़ाव शामिल है। प्रजनन का क्या इफेक्ट है, देखिए, तो यह मानव अस्तित्व के लिए एक जैविक अनिवार्यता है। ठीक है, अगर प्रजनन मतलब संभोग नहीं करेंगे तो प्रजनन नहीं होगा और जो प्रकृति है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये प्रश्न आपका पूछा गया था। संभोग से संतानोत्पत्ति होती है जो मानव प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करती है कि मानव प्रजाति निरंतर रूप से बनी रहेगी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। चलो अब यहाँ से अपन शुरू करते हैं अपना एमपीजी के। किस जिले में तापमान का व्युत्क्रमण सबसे कम होता है। ऑप्शन में बालाघाट, ग्वालियर, मुरैना, दतिया दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, देखो तो इन जिलों में ग्वालियर में तापमान का व्युत्क्रमण सबसे कम होगा क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक मैदानी क्षेत्र में स्थित है और पहाड़ी या फिर पठारी इलाकों की तुलना में तापमान में व्युत्क्रमण की संभावना कम रहती है। जो अपना ग्वालियर है वो मतलब कि बेसिकली कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र में है एज कंपेयर इन सब के। बाकी के ये जितने भी हैं, बालाघाट हो गया, दतिया हो गया, मुरैना हो गया, ये सारे जो है भौगोलिक विशेषता इनकी ये है कि ये पहाड़ों के बीच में स्थित है। जैसे मुरैना है, भिंड हो गया, तो ये क्या है कि ये बीहड़ों में स्थित है ना, तो बीहड़ों में स्थित होने की वजह से वहाँ पर व्युत्क्रमण जो है वो अधिक होता है, लेकिन ग्वालियर में व्युत्क्रमण कम होगा इन चारों की अपेक्षा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेले वाला पूछा गया है। ये प्रश्न हमने शुरू में कराया था, 2 बार ये प्रश्न आया था ना। ये अपनी पीडीएफ में भी है कि मेलों के लिए सबसे सुस्त महीना कौन सा है। मेले वाली पीडीएफ देखना, उसमें हमने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था। तो जून, जुलाई और अगस्त ये मेलों के लिए सबसे सुस्त महीने होते हैं। क्यों होते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो पानी बरसता रहता है, ठीक है। दूसरा कारण होता है कि जो किसान होते हैं वो अपने कामों में व्यस्त होते हैं, तो फिर मेले कहाँ से घूमने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले जून, जुलाई और अगस्त जैसे महीनों में लगते हैं। इन महीनों में किसानों के पास खेत में काम करने के लिए बहुत सारा काम होता है, इसलिए अधिकांश मेले मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मेले होते हैं आयोजित कब होते हैं, मेले आयोजित होते हैं मार्च, अप्रैल और मई में। सबसे कम कब आयोजित होते हैं, जून, जुलाई और अगस्त में। रीजन समझ लिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है जून, जुलाई, अगस्त में, और यहाँ पर बहुत कम काम होता है, किसानों के पास में घूमने फिरने का टाइम होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा आयोजित होते हैं। ठीक है, तो महीना हो गया जून, जुलाई, अगस्त। कारण है कि वह समय तब होता है जब किसानों के पास में खेती बाड़ी के काम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, जैसलमेर का जो पीले बलुए पत्थर से अपना किलों का निर्माण राजस्थान के किस राजपूत शासक ने करवाया था। मतलब जो जैसलमेर का किला बना हुआ है ना, उसमें क्या हुआ है, पीले बलुए पत्थर का निर्माण मतलब उपयोग किया गया है। तो ये पूछा गया कि पीले बलुए पत्थरों का उपयोग किस राजस्थान के राजा ने किया था, राजपूत राजा ने। तो सही आंसर हो जाएगा रावल जैसल ने इसका उपयोग किया था। कैसे, देख लीजिए। जैसलमेर के पीले बलुए पत्थर से बने किले का निर्माण भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में करवाया था। किले का नाम उनके ही नाम पर जैसलमेर रखा गया है। ठीक है, यह किला राजस्थान के दूसरे सबसे पुराने किलों में से एक है। इसे सोनार किला, क्योंकि ये पीला पीला दिखाई देता है, इसे सोनार किला या फिर स्वर्ण किला भी कहा जाता है, क्योंकि पीले बलुए पत्थर से बने होने के कारण यह सूर्यास्त के समय सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, सतना का रेलवे कोड पूछ लिया है, और ये जब हम आपको सतना मतलब रेलवे कोड की पीडीएफ बना रहे थे, रेलवे कोड की वीडियो आपको दिखा रहे थे, तब हमने कहा था भैया अगर जिसका पेपर सीधी में पड़ा है, सीधी में जिसका पेपर पड़ा है उसे यहीं सतना पर ही उतरना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, सतना का स्टेशन कोड STA होता है। और देखो आज पूछ लिया है, कल भी पूछा गया था भोपाल का, वो भी अपनी पीडीएफ से ही पूछा गया था। ठीक है, तो सतना का रेलवे कोड STA है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन का कोड है। ठीक है, स्टेशन का नाम है सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्थान कहाँ पर है, सतना मध्य प्रदेश में है। तो 50 स्टेशन कोड की वीडियो हमने बनाई है और इसकी पीडीएफ जिन लोगों ने नोट्स लिया है उसकी पीडीएफ हमने उन सब लोगों को दी है। तो जिन लोगों ने नोट्स लिया भैया, स्टेशन कोड वाली पीडीएफ एक बार सरसरी निगाह में जरूर देख करके जाना। हर दिन एक दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तुम्हारा भाग्य अच्छा रहा तो 2-3 प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
देखो, अंडमान निकोबार में कौन-सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन में जो है गारो खासी जयंतिया था, जारवा था, तो जारवा बिल्कुल सही हो जाएगा। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और कौन-कौन सी जनजातियाँ हैं, वो भी देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं ग्रेट अंडमानी, ओंगो, जारवा, सेंटलीज, ये सारी जनजातियाँ जो हैं वो अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। जारवा आपके ऑप्शन में था, तो जारवा ही सही आंसर हो जाएगा। बाकी सोमपेन हो गई, निकोबारी हो गई, मंगोलियाई हो गई, ये सारी जनजातियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला पूछा गया है 2008 के बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन-सा नया खेल शामिल किया गया था? तो इसमें बहुत सारे खेल शामिल किए गए थे, अब ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। चलिए हम बता देते हैं कौन-कौन से खेल शामिल किए थे। तो 2008 में बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बीएमएक्स रेसिंग और 10 किलोमीटर मैराथन, तैराकी जैसे नए खेल शामिल किए गए थे। इसके अलावा महिलाएं पहली बार स्टीपल चेज में प्रतिस्पर्धा करने लगी और तलवारबाजी कार्यक्रम का विस्तार करके इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए 6 स्पर्धाएं शामिल की गई थी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका दिया गया होगा, ठीक है? और ये वही ओलंपिक है जहां पर अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपीजीके का एक और प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति कब आई थी? तो 1979 में मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति आई थी। देखिए, मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति 1979 में आई थी। 1989, ठीक है? इसके बाद 2005 और वर्तमान खेल नीति जारी की गई है। तो पहली 1989 में घोषित की गई, दूसरी 2005 में, दूसरी 1994 में, ठीक है? और वर्तमान वाली जो है 2005 वाली है। देखिए, तो नीति में संशोधन कब किया गया? 1994 में नीति में संशोधन भी किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आपसे ये पूछा गया था कि पहली नीति कब आई थी? 1989 में पहली नीति आई थी। चलो आगे बढ़ते भाई। अगला प्रश्न देखो, शास्त्रीय नृत्य से पूछा गया था, उसमें मतलब कि ऑप्शन में दिया गया था इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है? और बाकी ऑप्शन में आपका भांगड़ा दिया गया था, गिद्दा दिया गया था, तो कथक दिया गया था, ये सब तो डांस है। अब शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं वो देख लो। भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मणिपुर हो गया, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा और सत्रिया, ये शास्त्रीय नृत्य है। तो उसमें ऑप्शन में कथक दिया था, तो कथक ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये सभी नृत्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं और संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो टोटल संख्या इनकी 8 है। आठों के नाम हमने आपको बता दिए हैं, ये आपको देख करके जाने हैं। अगला देखिए, एक और प्रश्न देखिए, अब आपका स्टैटिक जीके का है। सूचना का अधिकार किस राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया गया था? यानी कि जो सूचना का अधिकार 2005 में जारी किया गया, उस समय राष्ट्रपति कौन था? देखिए कितना घुमा करके पूछा है ना। तो चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो उस समय कौन थे? राष्ट्रपति थे। तो सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 15 जून 2005 को अपनी स्वीकृति दी थी। यह अधिनियम बाद में 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हो गया था। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 15 जून 2005 को। लागू होने की तिथि 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, जो पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में प्रभावी था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी प्रभावित हो गया, ठीक है? इस अधिनियम का उद्देश्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, भ्रष्टाचार को रोकना है। चलिए, साइंस का एक और प्रश्न बचा हुआ था कि सल्फर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। देखिए, तो सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। इसके अन्य भाषाओं में बहुत सारे नाम है। देखिए, स्पेनिश में इसको ये कहते हैं, पुर्तगाली में कहते हैं, जोल्फो इतालवी में कहते हैं, ठीक है? फिलहाल गंधक अपन लोग जानते हैं कि सल्फर का दूसरा नाम गंधक है। यह एक पुराना और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला नाम है। इसका अर्थ होता है जलता हुआ पत्थर, ठीक है? तो ये लगभग 20 प्रश्न थे, जिसमें हमने साइंस को देखा, आपके स्टैटिक जीके को देखा, एमपी जीके को देखा, करंट अफेयर को देखा। अब बढ़ते हैं गणित की ओर। गणित में क्या क्या पूछा गया मैथ में, आइए देख लेते हैं। तो मैथ में आज जो प्रश्न पूछे गए मैथ के, वो आपकी भाषाओं वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। प्रिज्म के कोण को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके विचलन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? 4 आपको कथन दिए गए थे। अगला, एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? ठीक है, जीवाएं हैं, ठीक है? जीवा, कितनी जीवा खींची जा सकती है? अगला देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा था। एक दीवार पर एक सीढ़ी खड़ी हुई है जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है। तो दीवार से सीढ़ी की दूरी 4 मीटर है। तो भाई दीवार की ऊंचाई आपको बताना था, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया था। अगला देखिए, अगला आपका ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल सा पूछा था कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो आपको बताना था। अगला, 2 अलग अलग तरह के गेहूं है, ठीक है? जिनमें एक गेहूं का मूल्य 30 रुपये प्रति किलो है, दूसरे गेहूं का मूल्य 20 रुपये प्रति किलो है। दोनों को 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। तो दोनों का रेशियो आपको बताना था कि किस अनुपात में इनको मिलाया गया है, ये पूछा गया था आपका। और मिश्रण से 2 प्रश्न पूछे थे, है ना? और देख लेते हैं। चलो, एक प्रश्न आपका इस तरह से पूछा था कि 20,000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का मिश्रधन आपको बताना था। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? अगला, 2 मिश्रण की कीमत 60 और 90 रुपये है। दोनों को 2:1 में मिला करके 84 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो
तो आपको लाभ प्रतिशत बताना था कि कितना प्रॉफिट हुआ है प्रतिशत में, ठीक है। अगला, 74 बच्चों के औसत अंक 50 हैं, एक टॉपर के अंक जो है वो 100 की जगह पर 40 अंक लिख दिए जाते हैं, तो बताइए एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगला, माध्यिका से एक प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न सिंपल वाली बारंबारता से पूछा गया था। एक प्रश्न और देख लीजिए टाइम एंड वर्क का। एक व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे में करता है, दूसरा व्यक्ति इसी कार्य को 4 घंटे में करता है, दोनों मिलकर के उस कार्य को कितनी देर में करेंगे, ये पूछा गया था, सिंपल सा प्रश्न था। अगला देखिए टाइम एंड वर्क का ये, 60 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करते हैं, 25 दिन के बाद में आधे व्यक्ति चले जाते हैं। अब कार्य को पूरा करने के लिए, मतलब तय समय में कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ये प्रश्न पूछा था। उसके बाद में आज सुबह भी एक ऐसा प्रश्न पूछा था, समलंब चतुर्भुज में कौन सी आकृति समाहित हो सकती है। सुबह गोला दिया गया था कि गोले में कौन सी आकृति समाहित हो सकती है, तो देखो उसमें आपको 3 2D आकृतियाँ दी जाएँगी, एक 3D दी जाएगी। तो 3D में 3D ही आएगी और 2D में 2D ही आएगी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना, आप इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर लेंगे। आज सुबह भी पूछा था और शाम को भी पूछा है। चलिए अब रीजनिंग के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो देखो इसमें मानसिक अभिरुचि के कुछ प्रश्न मिल गए हैं, वो देख लें। पहला है, एक गाँव में एटीएम बार-बार खराब हो जाते हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको तोड़ देंगे, उसको काट देंगे या फिर बैंक से शिकायत करेंगे? इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। एक और प्रश्न था, एटीएम और बैंक से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न आज पूछे गए हैं। एटीएम में बार-बार चोरी की घटना को लेकर के बैंकों के द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए? 4 ऑप्शन उसमें दिए गए थे, ठीक है? तो मानसिक अभिरुचि की हमने वीडियो बना रखी है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, मानसिक अभिरुचि बाय सक्सेस जंक्शन, उसको थोड़ा-सा आपको देख कर के जाना है। चलिए कैलेंडर के देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन-सा दिन था? उसके बाद में 7 क्रमागत वर्षों में कितने विषम दिन होंगे यदि इसमें एक जो है वो लीप ईयर भी शामिल हो? अगला, 8 मार्च को अगर शुक्रवार है तो अगला शनिवार कब आएगा? उसके बाद में घड़ी से पूछा गया था कि 7:45 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? उसके बाद में 9:55 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण बनेगा? वाटर इमेज के 2 प्रश्न पूछे गए थे, ये भी आपको थोड़ा-सा देख कर के जाना है वाटर इमेज। अगला था, 12 से 4:21 तक घंटे की सुई कितना डिग्री घूम जाएगी, ये भी पूछा गया था। तो क्लॉक कैलेंडर आज छाया रहा है, ये मान के चलिए कि 3-4 प्रश्न कैलेंडर के और 2 से 3 प्रश्न क्लॉक के पूछे गए हैं, ठीक है? एक प्रश्न फ्लोर पजल का पूछा गया था, कलर, उनके व्यवसाय और उनकी बिल्डिंग वाला। तो फ्लोर पजल की हमने वीडियो बना रखी है, आप लोग सर्च करना फ्लोर पजल बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी और जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनके पास में इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दी गई है, ठीक है? आप लोग फ्लोर पजल को देख करके जाना, तीनों टाइप हमने फ्लोर पजल के करवा दिए हैं। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट का भी एक प्रश्न था, फिगर काउंटिंग का प्रश्न भी आया भैया, ठीक है? कहाँ छूट गया, इसमें लिखा नहीं क्या? देखो, लिखा ज़रूर होगा, नहीं लिख पाए हैं। तो ध्यान रखना, फिगर काउंटिंग का प्रश्न भी आज आया था, उसमें क्या किया था, वर्ग काउंट करने के लिए आया था, ठीक है? फिगर काउंटिंग का मतलब कि कितने वर्ग हैं इसमें, इस तरह का आकृति बनी हुई थी, इसमें फिगर काउंट करके बताना था कि कितने वर्ग हैं, ठीक है? और एक पूछा गया था कितने घन हैं इसमें, तो वर्ग वाला पूछा गया, घन को तो पूछ ही नहीं सकते हैं, वर्ग वाला एक फिगर काउंटिंग का प्रश्न आया था, ठीक है? बाकी सिलोजिज्म के 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपको थोड़ा-सा देख कर के जाने हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कितने कितने प्रश्न आए हैं। तो मैथ के लगभग 22 से 23 प्रश्न पूछे गए हैं, रीजनिंग के 40 प्रश्न हैं, तो ये कुल मिलाकर के मतलब 65 के आसपास यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस के 12 से 13 प्रश्न हैं, जिसमें से 9 के 10 प्रश्न हमने आपको बताई दिए हैं, ठीक है? बाकी कुछ अभिक्रिया वाले प्रश्न थे जो उनको याद नहीं थे। बाकी रिमेनिंग आपका जीके जीएस करंट अफेयर आया है, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। स्कोर देख लेते हैं कि आज का स्कोर कितना देखने को मिला है। तो स्कोर में 77, 80, 81, 78, 75, 82 ये नंबर आज देखने को मिले हैं। अभी आज की सुबह की शिफ्ट और इस शिफ्ट में मैथ रीजनिंग ज़्यादा आया है, इस वजह से स्कोर भी आपको अच्छे देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो रेलवे कोड अच्छे से देख लेना, जिन लोगों ने नोट्स लिया है वो लोग रेलवे कोड की पीडीएफ पढ़ के जाना, डैम वाली पीडीएफ पढ़ के जाना, और जो आपका नदियों वाली पीडीएफ पढ़ के जाना, स्टैटिक जीके को अच्छे से पढ़ के जाना, जो स्टैटिक जीके की हमने पीडीएफ आपको दी है, ठीक है? बाकी व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग नोट से प्राप्त कर सकते हैं। अब दीपावली मना रहे हैं, क्या करें, है ना? इनका सिस्टम ही अलग है, कभी भी दीपावली मनाते हैं, बगल वाले पड़ोसी हैं। चलो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको आपको फॉलो कर लेना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नदियों के ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? 100 प्रश्न आपको नदियों वाले करवा देंगे, भारत की और मध्य प्रदेश दोनों की नदियाँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।